हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें जितने अनसॉल्व बनते हैं मैंने इतना बताया है, और पहले इतना हम कर लेते हैं। उसके बाद हम अगर टाइम मिलता है तो इसमें ही बताएंगे, नहीं एक वीडियो और एक्सरसाइज कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत कुछ है। रेट है, अप्रॉक्सीमेशन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है। मतलब कई टॉपिक को मिला करके अवकलज का अनुप्रयोग बना हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहली बात तो जो अनसॉल्व में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको आप सॉल्व करा रहा हूँ। जो कुछ बचता है एक वीडियो और बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को आराम से एक्सरसाइज कर सकें। एक चीज़ मैं और बता दूं, 10th का क्लास, आज 10th का मैथ का पेपर हुआ है, जबकि 10th के क्लास में 6-7 ही वीडियो बना पाया था। लेकिन जितना बनाया था ज्यों का त्यों क्वेश्चन जैसे हमने बताया है बोर्ड पर अनसॉल्व लगवाया गया था या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाया गया था, उतना वही क्वेश्चन पेपर में आ गया था। तो अगर जो बच्चे लापरवाही किए होंगे, सोचे होंगे अरे राकेश सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है। अरे यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं औरों से अलग हूँ। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए बैठता हूँ, क्वेश्चन को देखता हूँ कौन क्वेश्चन आने के चांस हैं। एक्सपीरियंस है ना, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10-12 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो आप लोग की डिमांड थी कि सर यूट्यूब पर आप कम से कम फ्री क्लास आप तो पढ़ाइए। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ा देते हैं, पढ़ाने में क्या लगता है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग खूब शेयर करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वैसे अच्छा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और टाइम तुम्हारे पास कम है, इसलिए कोशिश करिए कि जितना मैं बताया हूँ पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप अलग से सॉल्व करिए, नहीं तो जितना मैं बताया हूँ पहले उसको कवर करिए। अगर उसके बाद टाइम मिला है तो आप उसको करिए, उसको आप पढ़ लें। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। पहले हम रेट के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन पर शुरू हो जाएगा। हर चीज़ का 2-2 मिनट का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आज जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करूँगा, नहीं तो एक वीडियो और बना देंगे। देखिए क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, एक घन का आयतन। पहली बात तो रेट में जो होता है, रेट में होता है, रेट मतलब क्या होता है, दर। हाँ, किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से घट रहा है। वॉल्यूम हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हाँ, अब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसे क्या कहा जाता है, शुरू करते हैं, dy/dx। अगर कोई तुमसे पूछे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, सही पूछा जाए तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की क्या होता है, दर टाइम रेट बताता है। जैसे कहते जाए dv/dt बोल दिया जाए, ये बोल दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे t के सापेक्ष समय। यहाँ t क्या है, समय है। समय के सापेक्ष v मतलब आयतन, आयतन में परिवर्तन की दर। अब बात को समझिए, अगर t तो हमेशा इंक्रीज होगा, समय को कोई रोक नहीं पाया। समय अगर इंक्रीज हो रहा है और समय अगर इंक्रीज हो रहा है और आयतन में वृद्धि हो रही है, तो dv/dt क्या लेंगे, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा। अगर t क्या हो रहा है, डिक्रीज हो, सॉरी t इंक्रीज हमेशा करेगा, t तो कभी डिक्रीज तो होगा नहीं, समय तो हमेशा बढ़ता रहता है। समय के साथ अगर आयतन में वृद्धि हो रही हो, आयतन में क्या हो रही हो, आयतन में वृद्धि हो रही हो, तो dv/dt क्या होगा, पॉजिटिव। और समय के साथ आयतन में अगर ह्रास हो रहा हो, ह्रास मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही हो, तो जब कमी हो रही होगा तो dv/dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले एक चीज ये समझ लीजिए, समय के साथ किसी भी चीज में अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और समय के साथ अगर कोई चीज घट रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। ये चीज तो समझ में आता है आप लोग को। एक चीज और है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे कि किस चीज में वृद्धि हो रही है या किस चीज में हमको ह्रास में करना है। मतलब कहने मतलब क्या है, जैसे कह रहा है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिख जाएगा कि किस चीज में बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन सा निकालना है, इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक चीज इसके साथ एक कंडीशन दिया रहेगा कि कोई चीज गिवन रहेगी, जो वैल्यू गिवन रहेगी आप उसको रख दीजिए, और जिसमें अब वृद्धि हो रही हो या ह्रास हो रहा हो
उसको आप क्या करेंगे, निकालेंगे। बात को समझ में आ रहा ना। जैसे कहें क्षेत्रफल में ह्रास हो रहा है या क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लीजिए और उसमें वृद्धि अगर होगा तो पॉजिटिव आएगा और ह्रास हो रहा होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए इतना हमारे पास समय नहीं कि हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, देखो समझ में आता है नहीं आता। शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करें। चलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये तो गिवन है, दिया है। यदि इसके कोर की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बात समझ में आया ना। चलिए स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या मान लेते हैं, सोल्यूशन 1। पहले क्या मान ले बताइए, माना घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, V क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह रहा है या पृष्ठ का क्षेत्रफल है सरफेस एरिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया तो S, तथा कोर की लंबाई, कोर मतलब भुजा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है इसलिए कोर कहा जाता है। कोर की लंबाई क्या मान लें, लंबाई x सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या दिया है, दिया है आप इसको हल्के मत लीजिएगा, थोड़ा सा मान लीजिए कभी कभी समझाने में कोई दिक्कत हो तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि अचानक इसको उतना बताना और कम समय में ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है, मैं वो बता दे रहा हूँ और ये भी बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो इसलिए पेशेंस रखिए, जितना बता रहा हूँ उतना आप करके जाइए। हम फिर आएंगे जब पेपर एनालिसिस करने, आपको बताएंगे कि 12th में हमने जो पढ़ाया है सारा क्वेश्चन उसी में से आया है। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि घन का आयतन की दर से बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब दर, समय, तो आयतन में तो क्या होगा, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी कितना दिया है बोलो, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पॉजिटिव होगा क्योंकि बढ़ रहा है, अगर यहीं पर घट रहा होता तो निगेटिव लिखा देते, -9। अब कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा, तो पहले बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला आना चाहिए भाई, अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। 6x², क्या होता है, 6x² होता है। कैसे हुआ, 2lb + bs + hL, तो यहाँ सब सेम है, तो x × x x² + s² + s², 3x², 2 से गुणा कर देंगे 6x²। एक फलक, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, x²। तो कितने फलक होते हैं, 6, तो 6x², ऐसे भी जान लो, जैसा भी हो, ये सब तो 9th 10th में पढ़ा गया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या माने हो, s। बात समझ रहे हैं, हमें क्या करना है, किस दर से, दर मतलब टाइम, दर मतलब क्या होता है, टाइम। तो चलिए, तो s इक्वल क्या है, 6x², तो ds बाई डी टी कितना आएगा, 6, और इसको क्या लिखेंगे, d dt ऑफ x²। अब यहाँ t के सापेक्ष x² को अवकलन करना है, 6 इंटू क्या होगा, 2x ds बाई डी टी, चेन रूल। x का फंक्शन यहाँ क्या है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो समझ में आता है कि क्या हो जाएगा, 12x ds बाई डी टी। अब ये समझ में आ रहा है कि ds, ये dx बाई डी टी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकल आएगा। यहाँ चूंकि v बराबर क्या होता है फार्मूला, घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन v बराबर क्या होता है, x³। तो dv बाई डी टी क्या आएगा, dv बाई डी टी
क्या हो जाएगा 3x² dx/dt। और dv/dt कितना दिया है 9, यहाँ 9 लिख दिए 3x² dx/dt। तो यहाँ से dx/dt कितना आएगा, ये आएगा 9/3x², 3/x², ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब ये तो हो गया t समय पर ये वृद्धि हो रही है। अब हमको क्या निकालना है, जब कोर की लंबाई क्या हो 10 सेंटीमीटर, तो जब x बराबर 10 तथा dx/dt कितना दिया है 3/x², तो यहाँ रख दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, 12x 3 क्या होगा x², तो क्या आएगा ये 12×3=36/x, और x की वैल्यू क्या है 10, तो क्या आएगा 3.6/10, 36/10, तो क्या आएगा 3.6। ऐसा क्या आएगा, सरफेस का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा पर t मतलब क्या होगा सेकंड, यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरपृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 3.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर की पर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले इतना आप समझिए, जितना मैं क्वेश्चन लगवा दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आके फिर बाद में क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब यहाँ देखिए एफ ऑफ क्या निकालना है, एफ ऑफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx इक्वल दिस। तो पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद करने का स्टाइल देखो, यहाँ पर तरीका देखो कैसे याद कराता हूँ। देखिए अगर आप लोग सुने हो प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक अगर याद आ रहा हो तो f' इक्वल क्या होता है याद है, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान क्या होता है h, याद है कि नहीं याद है। अब यहाँ पर h को ले लेते हैं डेल x, क्या लेते हैं डेल x, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ क्या होगा f' एफ ऑफ क्या आ जाए, अच्छा पहले एक मिनट इसको छोड़िए, अभी यहाँ से देखिए, यहाँ मल्टी एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल क्या होगा h इंटू f'(x), फिर इसके बाद एफ ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच f'(x), शॉर्टकट कम समय में ये सब बताया जाता है, ठीक है ना। ये देखो अब यहाँ देखो h को हम क्या लेते हैं डेल्टा x ले लो, तो डेल्टा x ले तो क्या होगा x प्लस डेल्टा x इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा x इंटू f'(x), बस समाप्त। ये फार्मूला याद, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए शुरू करें, आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए एफ एक्स क्या है पहले बताओ, एफ एक्स क्या है, जो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, जो थोड़ा सा देख के सोचेगा अरे यार ये सब कुछ नहीं है तो गया हो, फिर तो बैठे फिर आराम करे, और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास कि आप तुरंत सोचो कि हम सब समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आता जाएगा, एक एक चीज हम आपको बता देंगे। यहाँ दिया है, जो आज 10th वाले बच्चे देखे होंगे ये 6-7 वीडियो में लगभग 45 नंबर बता देना, ये बहुत मामूली बात नहीं है। जाके अगर कोई खाली टाइम मिले तो आप 10 का पेपर उठाइएगा, और मेरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्लास 10th का, मिलाइए 40 से 45 नंबर मिल गया है उसमें। अच्छा चलिए दिया है, क्या दिया है बोलो, एफ एक्स इक्वल क्या लिखा है 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमें f'(x) की जरूरत पड़ेगी, चाहो तो यहाँ पर निकाल लो f'(x), क्या आएगा 6x प्लस 5। अच्छा अब हमें x प्लस डेल x की जरूरत पड़ेगी, तो पहले बताइए यहाँ x को क्या लेते हैं, एफ ऑफ 3.02 निकालना है ना, तो यहाँ x को ले लीजिए 3 और डेल्टा x में जो त्रुटि है वो ले लीजिए, क्या हो 0.02, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा x इंटू f'(x), बात समझ में आया ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, एफ एक्स क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3,
डेल्टा एक्स चाहो तो रख दो, अभी रख देते हैं कि अभी ना रखें, अभी ना रखते हैं। इंटू एफ डैश एक्स क्या है 6x+5। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब x बराबर क्या रखेंगे बताओ, x बराबर 3 और डेल्टा x बराबर 0.02 रखने पर। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आंख बंद करके आप सॉल्व कर ले जाएंगे और फार्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा, याद करने का तरीका भी बता दिया। अब यहाँ रखिए x की जगह पर 3.0.02 और ये क्या होगा 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 प्लस डेल्टा एक्स क्या है 0.02 इंटू 6x 6 इंटू 3 प्लस 5। ये क्या है 3 3 का 9 3 27 27 प्लस 15 प्लस 3 ये क्या आएगा 0.02 छात्र का 18 5 23। ये क्या आएगा 15 3 18 8 7 18 8 7 15 2 1 3 1 4। भाई ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में कभी गलती हो जाती है तो बच्चे बता देते हैं सर यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो अदरवाइज आप समझदार हैं, कहीं कहीं कैलकुलेशन कोई गलती होती है तो आप उसको देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट समझाना। 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है ना। और ये हो गया और कितने पॉइंट लगा है 0 ये लगा है तो क्या आएगा जी तो 45 दशमलव क्या होगा 46। ये हमारा क्या है इसका सन्निकटन मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बेटा ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और भी क्वेश्चन है मैं और भी कराऊंगा, परेशान मत होइए, लेकिन पहले ये तो सॉल्व कर लेने दीजिए, यहाँ तक पहुँच जाएं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें ले चुका हूँ, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी मत सोचेगा जैसे एफ ऑफ 3.02 और कोई पूछ रहा है एफ ऑफ 5.03 का मान निकालो जबकि एफ एक्स की वैल्यू दिया है। आप कह दो सर ये तो बताया नहीं गया है, बताया गया है, सेम क्वेश्चन है। एक्स की जगह 5 रख देंगे और 0.03 रख देंगे, क्या कहते हैं डेल्टा एक्स रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अगर डिजिट चेंज हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बताया नहीं गया है, बताया गया है। अब आते हैं स्पर्शिक रेखा का समीकरण और विलंब रेखा का समीकरण। इसमें सिर्फ स्पर्शीय लेके चला हूँ, कोई बात नहीं है, और उसके बाद हम और बताते हैं। पहले स्पर्शीय रेखा का समीकरण क्या होता है आपको पता होगा। बिंदु x1 y1 पर स्पर्शीय रेखा का समीकरण, स्पर्शीय रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इक्वल dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जो m प्रवणता क्या होता है dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1, इसे क्या कहते हैं प्रवणता, ठीक है ना। और इसको ये भी बोलते हैं tan थीटा। अगर मान लीजिए स्पर्शीय रेखा x अक्ष से थीटा कोण बना रहा तो ये होता है। एक चीज और जान लीजिए, अगर स्पर्शीय रेखा x अक्ष के समांतर हो, स्पर्शीय रेखा क्या हो x अक्ष के समांतर हो, स्पर्शीय रेखा x अक्ष के क्या हो समांतर हो, तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर होगा तो क्या यहाँ पर x अक्ष से कोई कोण बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ थीटा क्या हो गया यहाँ 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो m की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में ना। और स्पर्शीय रेखा चाहे x अक्ष के समांतर बोलो या y अक्ष पर लंब बोलो, दोनों सेम है। x अक्ष के समांतर बोलो या y अक्ष पर लंब है, दोनों सेम है। क्यों बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, y अक्ष पर लंब नहीं है क्या, लंब है। अगर हम कहते हैं स्पर्शीय रेखा y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर लेकिन x अक्ष पर क्या है लंब है, चाहे बोल स्पर्शीय रेखा चाहे बोले y अक्ष के समांतर या क्या बोलते हैं x अक्ष पर लंब, दोनों सेम है, दोनों सेम है। चाहे आप y अक्ष के समांतर बोलो चाहे x अक्ष पर लंब है। जब x अक्ष पर लंब है तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, tan 90 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर इसको 0 करना तो क्या करेंगे उसका उल्टा कर देंगे,
1/dy/dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये क्या होगा, जब y h के समांतर होगा या x h पर लंब हो तो 1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1 0 हो जाएगा, और स्पर्शी रेखा x h के समांतर हो तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 क्या होता है 0 होता है। यही इसी पर एक क्वेश्चन है, हम बताते हैं। चलिए शुरू करें जाए, चलिए नोट कर लें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। और भी क्वेश्चन है, मत सोचना क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन आज इतना बता लेने दीजिए, उसके बाद फिर और बताते हैं। क्या लिखा है, वक्र x²/4 प्लस y²/25 इक्वल 1 के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है समांतर है और y अक्ष के क्या है समांतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, वक्र का समीकरण x²/4 प्लस y²/25 इक्वल 1। तो मान लेते हैं, माना पहले क्या लिख दें, माना इसको दो टाइप्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही टाइप यहाँ पर करूंगा क्योंकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा समय होता तो और बताते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। माना वक्र पर कोई बिंदु क्या मान लें, कोई बिंदु x1 कामा y1 है। माना इस वक्र पर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं x1 कामा y1 है। अब हमें क्या निकालना है, x अक्ष के समांतर है, तो पहले आप निकालेंगे स्पर्शी रेखा की प्रवणता। प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, dy/dx, इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, समीकरण 1 को क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा 2x अपान क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या होगा 2y y डैश अपान क्या होगा 25 इक्वल 0। डिफरेंशिएशन आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2y डैश अपान 25 इक्वल क्या होगा 1/2 माइनस में x हो जाएगा, इधर ले गए तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा -x/2 गुणे 25/2y। तो साफ साफ बताइए क्या होगा, -25x/4y, ये हो गया dy/dx। अब यहाँ देखिए, तो dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1 क्या आएगा, -25x1/4y1, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए पहला क्या है, इस चूंकि स्पर्शी रेखा क्या है, स्पर्शी रेखा x अक्ष के क्या है समांतर है, x अक्ष के क्या है समांतर है। इसका मतलब क्या होगा, dy/dx अभी पढ़ाया हूं एट पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा -25x1 बटे क्या हो जाएगा 4y1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत किसी को, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इधर 0 हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ जाएगी, x1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गया, कहीं गलत तो नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, इतना होगा। अब यहाँ देखिए बिंदु निकालना ना, अभी चूंकि बिंदु x1 कामा y1 वक्र 1 पर स्थित है, हमें भाई y1 को भी मान निकालना ना, तो कैसे निकाले पहले, क्योंकि बिंदु x1 कामा y1 वक्र 1 पर स्थित है तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या करेंगे, x1² अपान 4 प्लस y1² अपान 25 इक्वल 1। अब x1 की वैल्यू 0 है, यहाँ इसको मिटा सकते हैं इतना, x1 की वैल्यू क्या है 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y1² अपान 25 इक्वल 1। तो y1² इक्वल क्या आएगा 25, y1 इक्वल क्या आएगा ±5। तो बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु हो जाएगा 0, ±5, या इसको आप लिख सकते हैं 0,5 तथा 0,-5, ये हो गया। ये तो रहा स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। अब हम बात करते हैं स्पर्शी रेखा y अक्ष के समांतर है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए इतना। अब फिर y अक्ष के समांतर है तो आपको यहां तक करना ही पड़ेगा। अब यहां लिखेंगे स्पर्शी रेखा, इसको मिटा दे रहे हैं, इतना मिटाएंगे बस। अब स्पर्शी रेखा क्या है,
वाई एच के समांतर है। बेटा वाई एच के समांतर मतलब समझते हो ना, वाई एच के समांतर मतलब एक्स अक्ष पर लंब है। जब एक्स अक्ष पर लंब है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसे क्या कहते हैं, 1/dy/dx। अभी बताया हूँ x1 का y1 0 हो जाता है, तो 1/dy/dx करेंगे बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4y1/25x1 = 0। अब की बार यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि बिंदु x1 का y1 वक्र 1 पर स्थित है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब y1 की वैल्यू 0 आ गई है तो y1 = 0 रखने पर, तो अब यहाँ y1 = 0 जब रखोगे यहाँ क्या आ जाएगा, ये x1² / 4 इक्वल क्या होगा 1, यहाँ 0 हो गया, 0/25 0, तो यहाँ x1² आ जाएगा 4, तो x1² इक्वल क्या आएगा +-2। तो बिंदु क्या आएगा बेटा यहाँ पर, वहाँ गलत नहीं लिख दिए थे, हाँ सही लिखा था, यहाँ क्या होगा +-2, 0, तो मतलब क्या आ जाएगा 2, 0 तथा -2, 0, ये बिंदु आ जाएगा। तो क्या बेटा ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला, अंतराल ज्ञात कीजिए, फलाना फलन मतलब दिया गया फलन, इसमें वर्तमान है और इसमें ह्रासमान है। दूसरा क्या कह रहेगा, यहाँ अंतराल ज्ञात करना है, दूसरा अंतराल दिया रहेगा और पता करना है कि किस अंतराल में वर्तमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, ये बात है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोगों पर। अच्छा, वर्तमान के लिए कैसे जानेंगे, थोड़ा सा याद कर लीजिए। कोई फंक्शन मान लीजिए f(x) है, ठीक है ना, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा f'(x). अगर f'(x) > 0 है, ठीक है ना, फॉर ऑल या ऐसे लिखते हैं, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, जैसे क्या कहेंगे ओपन इंटरवल AB, ये सब तो पता होना चाहिए। अगर > 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, fx क्या हो जाएगा, या हम r पर बात करते हैं, चलो अभी r पर बात करते हैं, x बिलोंग्स टू r, वहां पर इंटरवल दिया रहेगा x बिलोंग्स टू r, f'(x) > 0, x बिलोंग्स टू r, तो fx क्या हो जाएगा, r पर क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। हम r पर बात कर रहे हैं, इंटरवल दिया रहेगा तो उस इंटरवल पर क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। यहाँ वर्तमान ना लिख करके यहाँ पर वर्तमान इसके लिए कर दीजिए। और f'(x) अगर स्ट्रिक्टली > 0 हो, x बिलोंग्स टू r, तो fx यहाँ जो होगा r पर निरंतर वर्तमान होगा, निरंतर वर्तमान होगा, या जो भी इंटरवल दिया होगा, जो भी अंतराल दिया होगा, क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। इतना आप जानिए पहले। f'(x) अगर <r = 0 हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो fx जो हमारा होगा r पर ह्रासमान होगा, r पर क्या होगा, ह्रासमान होगा। और एक लास्ट, f'(x) <0 होगा, x बिलोंग्स टू r, तो fx जो हो जाएगा r पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। याद आ गया, समझ में आ रहा ना। तो r इक्वल है तो वर्तमान सिर्फ स्ट्रिक्टली है तो निरंतर वर्तमान बड़ा है, पॉजिटिव, और r = 0 है तो ह्रासमान, स्ट्रिक्टली है तो निरंतर ह्रासमान। ये चारों याद होगा तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल में वर्तमान है और किस में ह्रासमान है। इसमें क्या है, अंतराल दिया है और इस अंतराल में हमें दिखाना है कि वर्तमान है कि ह्रासमान है। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा बेटा, अंतराल ज्ञात करना है कि किस में वर्तमान है और किस में ह्रासमान है। चलिए देखते हैं। fx क्या दिया है बोलो, 4x³ - 6x² - 72x + 30, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पहले आप निकालेंगे, पहले f'(x) निकालेंगे,
पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, अवकलन कर दीजिए। क्या आएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 6 दूना 12 एक्स और -72, और इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 12 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 72, और इसका अगर फैक्टर करना चाहो तो 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 ये आएगा, फैक्टर करना आता है। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेना, इसको 0 कर लेना, x माइनस 3 को 0 कर लेना, पॉइंट क्या मिल जाएगा, x इक्वल 3, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं इसे। x प्लस 2 को 0 कर लेना, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। नंबर लाइन में जैसे नंबर लिखा जाता है वैसे लिखना है, मतलब 3 क्या है, पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है, तो 3 इधर आएगा, -2 इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ चेक करना है हमें। अब यहाँ 2 पॉइंट आ गया, 3 इधर लिख दिए, -2 इधर। क्यों लिख दिए, क्योंकि नंबर लाइन पर इधर क्या होती है, पॉजिटिव संख्या, इधर क्या होती है, नेगेटिव संख्या, मतलब बढ़ते ही क्रम में लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि अब इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या होगा, इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। जबकि कुछ दिया नहीं है तो आर पर ही बात करना था। अब 2 पॉइंट हो गया तो इसको ब्रेक हो गया, आर को मैंने ब्रेक कर दिया, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक ये बनेगा। अब हम देखते हैं कि 3 से बड़े के लिए मतलब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स चेक करना है। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखो, जब x बिलोंग्स टू 3 कामा इन्फिनिटी। अच्छा वर्धमान है, वर्धमान के लिए बेटा क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 3, और इन्फिनिटी में कभी भी नहीं लगाया जाता है। तो पहले आपको पहले समझाते हैं। 3 से बड़ी के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो 3 से बड़ी क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, तो 3 से बड़ी 4 ले लो। यहाँ 4 रखो, क्या आएगा, 4 12 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस 3 4 प्लस 2, तो क्या आएगा, 4 में 3 में 1, 4 दूना 8, 4 2 6, 6 कम 6, मतलब कुल मिला के क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 3 से थोड़ा बड़ा रख दिया करो, हो गया। तो पॉजिटिव 4 5 6 कुछ भी रखो, क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स यहाँ क्या है, बोलो, पॉजिटिव है। कहाँ पर, 3 से बड़े के लिए। अब बात करते हैं -2 और 3 के लिए। -2 मतलब 3 से कम और -2 से बड़ी। जब 3 से कम रखेंगे तो 3 से कम क्या होगा, 3 से कम क्या होता है, 2। इसको हम और दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड, है ना। लेकिन ये मेथड जानना चाहिए। जब लीनियर के लिए तो आसान होता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन क्या करें, वेवी कर्व मेथड में टाइम लगेगा। अगर लीनियर हो तो डायरेक्ट कर देंगे, ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया वेवी कर्व मेथड से। लेकिन हम ऐसे आपको समझाना चाह रहे हैं, 3 से कम क्या होता है, 2 रख के देखो, 2 माइनस 3 -1, 2 धन 2 4, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आएगा नहीं, 3 से कम क्या होगा, नेगेटिव हो गया। -2 से बड़ी रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब -2 से छोटी करो, -2 से छोटी क्या होता है, -1, तो -1 रख लो। सॉरी, -2 से छोटी क्या होती है, -3, तो -3 रखो। तो -3 रखे, जब रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -6, और यहाँ क्या होगा, -1 प्लस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, एक यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या लिखते हैं, जब x बिलोंग्स टू, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ ध्यान देना, वर्धमान की बात कर रहा है, अगर निरंतर बोलता तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, अब वर्धमान बोल रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब बात यह है कि इन्फिनिटी में चाहे वर्धमान पूछे चाहे निरंतर वर्धमान पूछे, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होती है, मतलब हमेशा छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब वर्धमान पूछा तो -2 पर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देंगे, क्योंकि -2 भी इंक्लूड हो गया। यहाँ क्या होगा, 3 भी इंक्लूड, क्योंकि जब 3 यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस x बिलोंग्स टू -∞ -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन r = 0। इक्वल क्यों होता है, जब -2 रख देंगे तो भी 0 आ जाएगा,
3 रख देंगे तो भी 0 आ जाएगा, और कुछ भी वैल्यू रखो 3 से बड़ी -2 से छोटी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः fx बोलो -∞, -2 यूनियन 3 to ∞ पर क्या है बोलो, वर्धमान है। बोल बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तो आ रहा है यार, गुणा भाग तो कर ले रहे हो ना। ये हो गया। अब हमें हास्यमान की बात करना है, तो हास्यमान की बात करना है तो हास्यमान मतलब क्या होगा, f डैश x इज लेस देन आर इक्वल 0, तो कहाँ होगा, ये वाला नेगेटिव है, तो क्या लिख देंगे, जब x बिलोंग्स टू -2 to 3 क्लोज ब्रैकेट, दोनों में क्लोज लगाया हूं क्योंकि हास्यमान पूछ रहा है, तो क्या होगा f डैश x क्या होगा यहाँ पर लेस देन आर इक्वल 0, मतलब या तो नेगेटिव आएगा या तो 0 आएगा, किसके बीच में, -2 और 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, अतः fx क्या हो जाएगा, fx -2 3 पर निरंतर सॉरी क्या हो जाएगा, हास्यमान है। बोल बच्चा समझ में आ रहा है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। अगर कभी कोई सिंपल एक लाइन का आ जाता है, एक fx इक्वल मान लीजिए 3x + 5 और कह रहा है प्रूव करिए कि ये वर्धमान है कि हास्यमान है, तो स्पष्ट दिख रहा है, क्या f डैश x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर कोई भी नंबर रख दीजिए तो क्या होगा, f डैश x हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब fx क्या हो गया, fx क्या है, निरंतर वर्धमान, क्या है, निरंतर किस पर, r पर निरंतर वर्धमान है। और निरंतर वर्धमान को आप वर्धमान कह सकते हैं, लेकिन वर्धमान को निरंतर वर्धमान नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, वर्धमान में इक्वल भी आ जाता है। क्लियर है सब लोग को, इतना समझ में आता है, और भी प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान हम जोड़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए अब आइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स sin x + cos x कह रहा है, x मतलब पॉजिटिव है, से प्रदत्त फलन, मतलब x कहाँ का है, 0 से π/4 के बीच में हमें दिखाना है निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान जानते हो बेटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 दिखाना है हमें, किसको, f डैश x को। f डैश x को अगर हम ग्रेटर देन 0 दिखा दें, इसका मतलब जो fx है वो हमारा क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान होगा उस अंतराल पर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, fx इक्वल tan इनवर्स sin x + cos x, तो f डैश x क्या आएगा, इसको t मान लो, तो tan इनवर्स t का क्या होता है, 1/1 + t², जिसको t मानते उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, -sin x। देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ है नहीं बेटा, चेक करना है। हमें किस पर चेक करना है, x बिलोंग्स टू 0 to बोलो π/4, मतलब दैट इज 0 इज लेस देन x लेस देन π/4, मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी और π/4 से छोटी हो तो हमें दिखाना होगा कि f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा समझना आसान नहीं होता बच्चे, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज, यहाँ तो हम ग्राफ से बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ आपका मतलब ना करो यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ cos x कॉमन ले लो, जबरदस्ती कॉमन लो, तो क्या आएगा बताओगे, अभी इसको मत लिखो, f डैश x cos x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 1 - sin x / cos x मतलब tan x। बोलिए, अरे भाई cos x से मल्टीप्लाई करो, cos x हो जाएगा, ये इसको क्या, tan को क्या लिखते हो, sin / cos कैंसिल, फिर यही आ गया, बात समझ में ना। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, मतलब इसको 0 to लेस देन x लेस देन क्या होगा, π/4 पर क्या होगा, cos x क्या होगा बताइए, cos x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अरे बताओ भाई, 0 से बड़ी और π/4 से छोटी, cos की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी, π/4 45 से छोटी, cos 30 अंश ले लो, कुछ भी ले लीजिए, 0 to π/4 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, सब ये तो 0 to 90 में पॉजिटिव होता है, यहाँ 0 to π/4 लिखा, जबकि 0 से बड़ी है अब π/4 से छोटी है, तो क्या होगा, पॉजिटिव, cos x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ चाहे पॉजिटिव आवे चाहे निगेटिव आवे,
एक बात बता रहा हूँ, जबकि ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें सिर्फ चेक करना है 0 से π/4 पर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। ये जब पॉजिटिव आएगा तो 1 प्लस ये पॉजिटिव पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 प्लस पॉजिटिव, कुल मिला के पॉजिटिव। तो कहने मतलब क्या हुआ, ये जीरो नहीं है, क्या आएगा, पॉजिटिव। 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, tan x पर, क्योंकि अब 1 माइनस tan x करना ना। अब tan x की वैल्यू हो सकता है 1 से बड़ी हो गए तो नेगेटिव हो, क्योंकि tan की वैल्यू क्या होती है, -∞ से +∞ होता है। लेकिन यहाँ इंटरवल दिया है बेटा, यहाँ क्या दिया है, 0 लेस देन x लेस देन π/4 पर tan x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे नहीं समझ पा रहे, देखो यहाँ पर। अब यहाँ देखिए tan x के बारे में बात करना, 0 से π/4, तो tan 0 से बड़ी और 45 से छोटी, तो tan x इससे भी दिख रहा है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, सही बात है, ऑल पॉजिटिव, tan x ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयरफॉर cos x 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to π/4। अतः दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x क्या हो जाएगा, इसे यही तो f डैश x है, f डैश x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 to π/4। अतः क्या लिख देंगे, अतः अंतराल 0 to π/4 पर फलन f(x) क्या होगा, निरंतर वर्तमान होगा। कल और भी प्रैक्टिस करा देंगे, धैर्य रखिए, सब कुछ बता दिया जाएगा। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव बताते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, y इक्वल मान लीजिए f(x) है ना, तो पहले क्या करते हैं, पहले dy/dx निकाल लो, फिर dy/dx x के मतलब उच्च तार निम्नस्थ मान के लिए dy/dx को क्या करते हैं, 0 करते हैं। 0 करोगे तो इससे x की वैल्यू आएगी, मान लीजिए x1 x2 x3 आ गया, समझ गए। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना, d2y/ds2, अगर x करना और x इक्वल x1 पर d2y/dx2 अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, निम्नस्थ हो जाएगा, x1 पर क्या हो जाएगा, निम्नस्थ हो जाएगा। और d2y/dx2 अगर ये ना आया, ये आ गया तो उच्चिष्ट हो जाएगा, और इक्वल 0 आ गया तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, d3y/ds3 लाएंगे। फिर x इक्वल x1 पर चेक करेंगे, अगर ये क्या हो गया, इज नॉट इक्वल 0 हुआ तो फलन क्या होता है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, सॉरी ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नस्थ है, ठीक है ना। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यही फॉलो करते रहेंगे, कोई बात नहीं है, बस इतना ही जानना है। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल log x/x द्वारा प्रदत्त फलन x इक्वल e पर उच्चतम है। उच्चतम क्या होता है हम बताएंगे। उच्चतम मतलब होता है, पहले उच्चिष्ट पता कर लीजिए, फिर x इक्वल e वहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान आ जाएगा। ये तो उच्चतम मान निकालना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम बता देते हैं, इसी क्वेश्चन में सब कुछ बता देते हैं। f(x) इक्वल क्या है बोलो, log x/x f(x), चाहे आप इसको y बोल दो, हम y लिख के चलते हैं, थोड़ा सा y लिखने में आसान रहता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल ddx ऑफ log x/x, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणन, तो हर ddx क्या हो जाएगा, log x माइनस log x, ddx क्या हो जाएगा, x अपान x का होल स्क्वायर। फिर यहां से x log x से क्या होता है, 1/x log x
और एक्स का क्या आएगा 1/x²। ये आ जाएगा 1 - log x बटे x²। ये क्या होगा dy/dx। फिर क्या लिखोगे, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एस को क्या कर देते हैं 0। एफ डैश एस मतलब dy/dx को क्या कर देते हैं 0 करते हैं। जब 0 करोगे बेटा तो क्या आएगा 1 - log x बटे x² = 0। यहाँ से 1 - log x क्या आएगा 0, log x इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर log हटाना आता हो, यहाँ जब log हटाते हैं ना तो ये इधर चला जाएगा, x नीचे गिर आएगा, e⁻1 हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ गई e आ गई। अब हम क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको इसको। तो क्या करेंगे अगेन, तो समय का इसको मान लेते हैं 1 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से d2y/dx2 निकालो। तो यहाँ ddx d2 इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक बार कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए। 1 - log x बटे क्या हो जाएगा x²। वही लगाइए x² ddx क्या हो जाएगा 1 - log x माइनस 1 - log x ddx क्या हो जाएगा x² अपान x² का होल स्क्वायर। तो log x का क्या आएगा 1 का 0, log x का 1/x, तो x² इंटू -1/x माइनस 1 - log x, इसका क्या हो जाएगा 2x अपान x⁴। साफ साफ बताइए क्या होगा, ये आ जाएगा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिख दें, यहाँ क्या होगा ये -x -2x 1 - log x अपान x⁴। तो क्या है d2y/dx2। हमें किस पर चेक करना है x इक्वल ई पर। जब x इक्वल ई कब आया था, जब 1 - log x को क्या करना पड़ा 0 करना पड़ा था। 1 - log x को जब 0 करे तभी तो x की वैल्यू ई आई। यहाँ x इक्वल ई रख देंगे, x इक्वल क्या रख देंगे ई रख देंगे, यहाँ माइनस ई हो जाएगा। और यहाँ पर ई रखोगे तो ई एक पहले है, तो log e टू द बेस ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 - 1 0, ये 0 हो जाएगा, तो e⁴, तो क्या आएगा -1/e³। ई क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन ए क्या आ जाएगा निगेटिव कर देगा, तो क्या होगा x इक्वल ई पर d2y/dx2 क्या हो जाएगा <0। इसका मतलब क्या होगा, अतः x इक्वल ई पर फलन क्या है बोलो, फलन क्या है उच्चिष्ट है। क्या है उच्चिष्ट है। अगर आपको यहाँ उच्चतम मान निकालना होता है, क्या निकालना होता है उच्चतम मान निकालना होता, तो x इक्वल ई जिस वैल्यू पर उच्चिष्ट आ रहा है वही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा log e छिपा रहता है, x इक्वल ई रखें तो e टू द बेस ई अपान क्या हो जाएगा e, इसकी वैल्यू 1/e होगा। क्या बच्चे ये सब समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़े होगे तो थोड़ा सा समझ में और ज़्यादा आएगा, नहीं भी पढ़े होगे तो भी इतना थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। ऐसी बात नहीं है कि अवकलन और समाकलन हल्का नहीं आता, यहाँ तो अवकलन ही यूज करना है, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं इसका वर्ड प्रॉब्लम बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दी गए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अर्धशीर्ष कोण, शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होगा tan इनवर्स √2 होगा। और कौन सा निकालना है महत्तम आयतन, मतलब आयतन को क्या दिखाना है महत्तम, किसका आयतन शंकु का, ठीक है ना। और क्या दी गई है तिर्यक ऊंचाई क्या है कांस्टेंट है। पहली बात ध्यान देना है, इस तरह का जब क्वेश्चन आया तो पहले आप यहाँ पहचानिए कि किस चीज का हमें महत्तम या निम्नतम मान निकालना है। तो यहाँ पर दिख जाएगा महत्तम आयतन वाला या निम्नतम आयतन वाला कुछ भी हो, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आयतन को क्या दिखाना है मैक्सिमम दिखाना है।
और एक कंडीशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, यहाँ दिया है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया है तो एल क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। और शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, क्या होगा, tan इनवर्स √2 होता है, ये दिखाना है। तो पहले आइए शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर, इस क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। सोल्यूशन तो एक इसको ले लें क्या पहले, चलिए अच्छा पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या मान लेंगे, माना शंकु का आयतन V है, आयतन V, अर्धशीर्ष को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और तिर्यक ऊंचाई क्या मान लें, तिर्यक ऊंचाई क्या मान लें, L, क्या मान लेते हैं, L है। और आधार की त्रिज्या क्या मान लें, मानो तो मानो, नहीं ना मानो रहेंगे, ठीक है। और अर्धशीर्ष कोण क्या मान लें, थीटा है। अब हमें शंकु का आयतन महत्तम दिखाना। पहली बात तो शंकु आयतन का फार्मूला तुमको आना चाहिए, क्या होता है शंकु का आयतन। तो देखो बेटा, यहाँ पर शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, r है ये h है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसको किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, किसी एक चर राशि में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें लिखित थीटा की टर्म में लाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको A मान लें, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADC में अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे, लंब बटे कर्ण, तो r/, क्या होगा, L, तो r की वैल्यू क्या आएगी, L साइन थीटा। अगर मैं cos थीटा पूछूं तो आधार बटे कर्ण, इसके सामने लंब होगा, आधार क्या होगा, h होगा, और कर्ण क्या होगा, L। भाई ये थीटा ना, इसके सामने ये क्या होगा, लंब, ये आधार, ये क्या होगा, कर्ण। तो क्या यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, L cos थीटा। तो यहाँ देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या है, तो L स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। तो कहने मतलब क्या हो गया, 1/3 L³ साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि L क्या है, कांस्टेंट है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो तिर्यक ऊंचाई कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। तो क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर दो, dv/d थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। तो इसको चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, पाई L³/3, यहाँ का फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, काफी बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पाई L³/3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या लिखेंगे, शंकु के आयतन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए क्या करेंगे, dv/d थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ dv/d थीटा 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो इसको इक्वल 0 करेंगे, ये dv/d थीटा है ना, इक्वल 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लो चाहे तो
तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 0, थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ से जब थीटा 0 हो जाएगा तो शीर्ष कोण आधे शीर्ष कोण बनेगा ही नहीं। जब शंकु का शीर्ष कोण नहीं बनेगा तो महत्तम आयतन की कोई बातें नहीं है इसमें। तो साइन थीटा क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब इधर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा 0 साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कौन आएगा, किसको 0 होना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 0। अब यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2। तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा, √2। तो थीटा इक्वल क्या आएगा, tan इनवर्स √2, ये हो जाएगा। अब ये आने तो लगा कि अर्ध शीर्ष को क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा, लेकिन हमें आयतन को महत्तम दिखाना है। और महत्तम दिखाने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो हो चुका, दूसरा करेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मान लें, और इसको मान लेते हैं 1। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो d2v बाई डी थीटा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, पाई L³/3, ये तो ठीक है। इसका आएगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई, आएगा तभी कर, -3, इसको t मान लेंगे, t³, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्या लग रहा है काफी। चलिए अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, होगा ही, करना ही पड़ेगा। अब इसको करेंगे, तो इसको कर चुका हूँ, क्या कहें, नहीं किया, इसको करना है। तो चलिए किया जाए, टाइम है इतना। यहाँ 2, ये क्या आएगा, साइन थीटा, ये आएगा 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और फिर क्या होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा, cos थीटा। तो साफ साफ क्या आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि घबराना नहीं, इसमें आसान है। ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, प्लस 2 cos³ थीटा, 4 3 क्या हो जाएगा, 7, क्या आ जाएगा, पाई L³/3, क्या आएगा 7, क्या ऐसे लिखो, 2 cos³ थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब हमें थीटा पर चेक करना है, थीटा इक्वल क्या हो, tan इनवर्स √2 पर, अर्थात अब देखिए यहाँ रखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कहाँ से आया, ये सब चीज कहाँ से आया, यही सबसे तो आ रहा है। चाहे तो आप ये वैल्यू रख सकते हो, चाहे तो आप ये, क्योंकि भाई इसी को करने पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 आया है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या रख देंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख दें, 2 cos स्क्वायर थीटा रखने पर क्या आएगा, पाई L³/3 2 cos³ थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो क्या 214 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 214 cos यहाँ क्यूब थीटा। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल कुल मिला के निगेटिव आ जाएगा। क्यों, 14 में से 2 गए, क्या हो जाएगा, -12 cos³ थीटा, तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। बात समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ, ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव ना, थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है। अच्छा, ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ, अतः क्या लिखोगे बोलो, अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा जब इसका अर्धशीर्ष कोण, बोलो शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। खत्म। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। मतलब पहली बात तो वृत्त के अंदर आयत बना है और आयत का क्षेत्रफल क्या दिखाना है, महत्तम, और जैसे ही महत्तम हो जाएगा क्षेत्रफल वो वास्तव में आयत क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो आइए पहले बताते हैं, पहले सर्किल बनाया जाए। बन गया, नहीं बना तो क्या कर सकते हैं, ठीक है बन गया है। इसके अंदर क्या बनाना है, आयत। पहले आयत बना देते हैं, जबकि आयत ये क्या होगा, वर्ग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आयत हम मान लिए। ये क्या है, आयत है। लंबाई चौड़ाई सब अलग होगी अगर आयत है तो। इसको मान लीजिए इसका सेंटर है ना, इसका सेंटर ओ, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष बना देते हैं और यहाँ से क्या बनाते हैं, वाई अक्ष बना देते हैं। और वृत्त की त्रिज्या क्या मान लें, ए मान लेते हैं। तो पहले क्या मान लेंगे, माना, बोलो माना वृत्त की त्रिज्या ए तथा केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ है, ठीक है ना। और वृत्त के अंदर क्या बना है, वृत्त के अंदर एक आयत क्या है, बोलो दे दें, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी है। चलिए हमें आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। लंबाई चौड़ाई अभी तो पता नहीं है, चलिए देखते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं, क्या मान लिए, थीटा। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ई मान लेते हैं। तो कोई बताएगा समकोण त्रिभुज ओ ई बी में क्या होगा, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, तो बी ई बटे क्या होगा, ए, यहाँ बी ई क्या आएगा, ए साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो ओ ई बटे ए, तो ओ ई इक्वल क्या आएगा, ए कॉस थीटा। आ गया। अब थोड़ा समझिए बात को, ये जो बी है ये भी ये सेंटर है ना, इसको क्या करेगा, इसको मध्य बिंदु पर इसको डिवाइड करेगा, याद रखो। अरे भाई सेंटर है ना, ये है सेंटर है, तो सेंटर अगर मिला दोगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा ना। तो ये आधा यहाँ से ये कितना होगा, आधा। तो और ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो BC को लिख सकते हो 2 टाइम्स BE, मतलब क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा हो जाएगा। और BC हो गया, और AB को लिख सकते हो, चाहो तो AB को लिख सकते हो, चाहे हम इसको F मान लो, तो EF को लिख सकते हो 2 टाइम्स OE, बराबर क्या हो जाएगा, OE कितना है, A cos थीटा। तो बेटा यहाँ EF क्या हो जाएगा, EF हमारा क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, आयत का क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं, एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है AB, तो क्या आएगा 2A cos थीटा, और चौड़ाई क्या है 2A sin थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको लिख सकते हैं 2A sin 2 थीटा। कोई बताएगा कैसे लिख दिए, 2A, यहाँ 2 sin थीटा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। अब यहाँ A कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अब थीटा यहाँ क्या है, वेरिएबल है, तो DA बाई डी थीटा 2A स्क्वायर, इसका क्या आएगा 2 cos 2 थीटा इंटू 2 आ जाएगा, A स्क्वायर cos 2 थीटा। अब क्या लिखेंगे,
क्षेत्रफल के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, dA/d थीटा क्या करोगे, 0 कर लोगे। यहाँ से क्या आएगा, 8a² cos 2 थीटा बराबर 0। यहाँ cos 2 थीटा इक्वल क्या होगा, 0 पे, तो cos 2 थीटा इक्वल क्या होगा, cos π/2, cos 90 0, 2 थीटा इक्वल क्या आएगा, π/2, तो थीटा इक्वल क्या आएगा, π/4। ये हो गया थीटा इक्वल π/4। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, समीकरण 2 से, एक किसको मान लिया, इसको मान लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहां से d2a/d थीटा स्क्वायर क्या आएगा, इसका आएगा -8a² - 2 sin 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 a² भाई, a², 8 दूना 16 a² sin 2 थीटा माइनस में। हमें किस पर चेक करना है, थीटा इक्वल π/4 पर। तो क्या आएगा, d2a/d थीटा स्क्वायर -16a² sin 2 थीटा, थीटा क्या है, π/4, तो π/2 कैंसिल, π/2 और sin 90 क्या होता है 1 -16a², तो बराबर क्या होगा, माइनस नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल π/4 पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, महत्तम होगा। ये तो ठीक है, हमें बताना कि आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा तो आयत बर्फ हो जाएगा, कैसे, आइए देखते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 4 से। अच्छा, अब समीकरण 1 से ध्यान दो, यहाँ क्या है, BC बराबर क्या है बोलो, 2a, तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, 2a sin π/4, sin π/4 क्या होता है, 45, 1/√2, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कैंसिल, तो क्या होगा, √2a आ जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 से करो, AB की वैल्यू क्या आएगी, 2a cos थीटा, यहाँ क्या होगा, 2a cos π/4, ये क्या हो जाएगा, 2a 1/√2, ये क्या, 2 को √2 2 बार ले सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, √2a। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर क्या हो गया, BC। अब AB बराबर BC हो गया, इसका मतलब लंबाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई। इसका मतलब क्या हुआ है, ये सारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका ये अतः क्या हो जाएगा, अतः आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, महत्तम आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग होगा। महत्तम आयत का क्षेत्रफल किसके अंदर, वृत्त के अंदर, महत्तम आयत का क्षेत्रफल 1 क्या होगा, वर्ग होगा। तो बच्चों ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, संख्या 6 के ऐसे 2 भाग ज्ञात कीजिए, ऐसे 2 भाग कीजिए, भाग मतलब बांटना है, 2 पार्ट में करना है। 6 के ऐसे 2 पार्ट करिए कि उनके घनों का योग क्या हो, निम्नलिखित। अब की बार निम्नलिखित है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। 6 के ऐसे 2 भाग करना है। अब मान लीजिए अगर 6 के, मान लीजिए एक भाग अगर 2 कर दे तो दूसरा भाग कितना आएगा, 4। कैसे किए, एक 2 हुआ तो 6 में से 2 घटा दिए, 4 आ गया। कहने मतलब अगर मान लीजिए कोई कहे 10 के ऐसे 2 भाग करो, अगर 10 का अगर 2 भाग करना, एक मान लीजिए 3 है, एक पार्ट अगर 3 है तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, 10 में 3 के 7। तो ऐसे क्या करते हैं, माना क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। माना 6 के संख्या 6 के 2 भाग क्या मान लो बताओ, एक x तथा 6 माइनस x है। नहीं समझे, कैसे किया पता चला अगर मान लीजिए एक 10 है, 10 का हमको 2 भाग करना है, और एक अगर मान लीजिए 3 है, अगर एक 3 मान लीजिए तो दूसरा क्या आएगा, 10 में से 3 घटा देंगे क्या होगा, 7। वही तो किया हूँ, एक x मान लिया हूँ तो दूसरा क्या आएगा, 6 माइनस x आएगा है। अब क्या कर रहा है, घनों का योग हमें निम्नलिखित दिखाना। तो पहले क्या मान लेते हैं, माना
दोनों संख्याओं के घनों का योग मतलब सम s है। तो s बराबर क्या होगा, घन मतलब क्यूब, तो x का क्यूब प्लस 6 माइनस x का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए एक वेरिएबल में बदल गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ds बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा 3x², इसका 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स का अगेन करेंगे तो माइनस बना जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए ds बाई डी एक्स को क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 3x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो कर ही लोगे। 3x² इक्वल क्या होगा, 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आएगा, 6 माइनस एक्स, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6। सॉल्व कर लो भाई, अपने से सॉल्व कर लेना है। x इक्वल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया नहीं आया, हो जाएगा भाई। a माइनस बी अगर नहीं स्क्वायर कर पाते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे भी कर सकते हो, होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 6 माइनस एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से ड्यू टू s बाई डी एक्स टू इक्वल क्या होगा, बोलिए। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा, 6x, इसका क्या होगा, माइनस 6 माइनस एक्स का माइनस क्या होगा, इसको t मानेंगे, t² का 2t हो जाएगा, 2 3 6 से में, और इसका अगेन करेंगे तो माइनस बन जाएगा। और ये क्या आएगा, 6x प्लस 6 माइनस एक्स। तो x इक्वल किस पर चेक करना है, 3 पर। 6 गुणे 3 6 माइनस 3 18 36 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल 3 पर क्या हो जाएगा, घनों का योग क्या होगा, निम्निष्ट होगा, पॉजिटिव आ गया ना। अतः संख्याएं क्या होगी, तो संख्या एक x मान्य हो तो 3 हो जाएगा, और 6 माइनस एक्स क्या होगा, 6 माइनस 3 बराबर 3। तो संख्याएं क्या होगी, 3 3 होगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। बार बार कह रहा हूँ बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना कर ले गए तो 100 में 100 पूरा आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अगर चेंज हो जाता है तो साल भर अगर पढ़े हो गए तो देखिए 70-80 की गारंटी लेता हूँ, 70 नंबर तक की, 70-75 हम ये मान चलते हैं कि डिट्टो जितना मैं बताया हूँ उसी में से फंस जाएगा। कुछ चेंज कर दिया, कुछ और अपने से साल भर तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे ना यार, पढ़े होंगे तो आ जाएगा 100, नहीं तो 90 95 जैसे होगा। 70 75 80 नंबर अगर आ जाता है इतने पढ़ने से, लगभग 4-5 दिन पढ़ने से, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसलिए बेटा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सभी लोगों को शेयर करिए, जितने लोग भी हैं सबको शेयर करिए। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितने लोग देखेंगे। तो बेटा आप कम से कम लाइक तो कर देगा, और लाइक भी नहीं करते हो, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, और इस पर और क्वेश्चन हम बताएंगे, एक वीडियो और बनाऊंगा, अवकलन के अनुप्रयोग का एक वीडियो और बनाऊंगा। बाकी जितना बचा है अब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए पूरा जो बचा है पहले उसको बताएंगे, और जो बता दिया हूं उनमें से 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, जैसे प्रायिकता में बता दिया हूं काफी कुछ, लेकिन 2-4 क्वेश्चन और बता देंगे। प्रतिलोम वृत्तीय फलन बचा हुआ है जिसमें मुख्य मान निकाला जाता है, उसको हम कल बता देंगे। तो अवकलन के अनुप्रयोग अभी एक वीडियो और बनाऊंगा इसका, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।